डियर स्टूडेंट्स, ई श्रम कार्ड और पैन कार्ड की स्कॉलरशिप में क्या भूमिका है? क्या अब ई श्रम कार्ड और पैन कार्ड यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय अर्थात ऑनलाइन करते समय इसका भी उपयोग होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के रूप में? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खास करके जो अब बच्चे यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो उनको फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहने चाहिए। और देखिए, जो गवर्नमेंट है वो कुछ पॉलिसी में चेंज करते रहती है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहता है, खास करके जो बैंकिंग समस्या वगैरह आती है, सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे कैसे ई श्रम कार्ड पैन कार्ड वगैरह इस बार लगेंगे या फिर नहीं। एनपीसीआई के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। बहुत सारे बच्चों की इस बार एनपीसीआई के चलते ही स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाई है, तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से जरूर देखेंगे। खास करके वो बच्चे जरूर देखेंगे जिनकी स्कॉलरशिप की राशि पिछली बार नहीं आई है, और जो नए बच्चे हैं वो तो देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर किए रहेंगे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले आपकी चीज़ है, क्या लगेगी? मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल इन क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जैसे कि मान लीजिए कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पिछले साल की हाई स्कूल की तो लगेगी ही, इंटरमीडिएट के लगेगी ही। अगर मान लीजिए कि आपने इंटरमीडिएट नहीं किया है, हाई स्कूल से ही किसी कोर्स में चले गए हैं, कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, तो हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट लगेगी। उसके बावजूद हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, उसमें तो बस वही मार्कशीट क्वालिफिकेशन आपका वही होगा। अगर आपने इंटरमीडिएट भी कर लिया है, उसके बाद से कुछ और जैसे बीए वगैरह कर लिया है, फिर आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं या फिर कुछ और कर लिया है, तो यानी कहने का सीधा मतलब है कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट कंपलसरी है। उसके बावजूद आपने हाई स्कूल के बाद जो भी कोर्स किया है, मान लीजिए कि हाई स्कूल के बाद आपने कुछ और कर लिया है ग्रेजुएशन, उसके बाद आप डिप्लोमा करने जाते हैं, अर्थात विगत वर्ष यानी पिछले वर्ष की आपकी जो प्राप्तांक है, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है, जो आपका रिजल्ट है, वो लगेगा पिछले साल का और हाई स्कूल का। अगर केवल आपने हाई स्कूल से डिप्लोमा कर लिया है तो केवल हाई स्कूल का लगेगा। अगर हाई स्कूल के बाद आपने कुछ और कोर्सेज किए हैं, उसके बाद से कुछ और चीज़ें करने जा रहे हैं, तब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तब आपका विगत वर्ष का लगेगा। विगत वर्ष का परीक्षा फल, विगत वर्ष का रिजल्ट और हाई स्कूल का पूरा डाटा ब्यूरा हाई स्कूल का तो रिक्वायर्ड रहता है, कंपलसरी रहता है। दूसरा है इनकम सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं आय प्रमाण पत्र। और देखिए, ये करंट ईयर का, इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। पहले तो ये आपके पिता के नाम पे रहना चाहिए, जैसे कि आप तो स्टूडेंट हैं, आपके नाम पे ये रहेगा नहीं, आपके फादर वगैरह के या फिर जो भी आपके अभिभावक होंगे, अगर आपके फादर ना होंगे, जो भी आपके घर में गार्जियन होंगे, उनके नाम पे रहेगा। और ये करंट ईयर का, देखिए करंट ईयर से क्या मतलब है, आप थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें समझ लेंगे। मान लीजिए कि आपने 10th पास कर लिया है या फिर 12th पास कर लिया है, उसके बाद से आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो उसमें आप सोचेंगे, जैसे मान लीजिए कि इंटरमीडिएट में आपने नया बनवाया था, अब आप सोचेंगे 3 साल के लिए रहता है, तो हम क्या करेंगे कि 2 साल बीए वगैरह में, ग्रेजुएशन वगैरह में चला लेंगे। नहीं, अगर आप नया कोर्सेज करने जा रहे हैं, नया कोर्स करने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, नया बनवा लेंगे। इसलिए कि मान लीजिए कि 3 साल कोर्स करेंगे, 2 साल 3 साल, तो 3 साल के लिए वो आपका रहेगा। इसलिए कि जब रिन्यूअल कराएंगे, जब मान लीजिए कि आपने पॉलिटेक्निक किया, उसमें आपने जो इंटरमीडिएट में आपने लगाया था कि हाँ 1 साल अभी बीता था और 2 साल अभी बचा था, और आपने पॉलिटेक्निक में लगा दिया, तो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में काम दिया और फाइनल ईयर में वो आपका एक्सपायर हो जाएगा फाइनल ईयर तक। और पता चले कि फाइनल ईयर का भरना है, तो वो आपका जब रिन्यूअल का ऑप्शन आएगा फाइनल ईयर में, तो वो चेंज नहीं होता है, जिससे कुछ दिक्कतें आ जाती है। हो सकती है कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि भी ना आए। इसीलिए आप जो भी नया कोर्सेज करने जाएंगे तो नया जरूर इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेंगे अपने अभिभावक के नाम पर। उसके बाद से जाति प्रमाण पत्र, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट इन केस SC ST OBC, यानी कि अगर आप SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल कैटेगरी का नहीं लगता है। ये ध्यान देंगे कि जनरल कैटेगरी का जो होता है वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। SC ST OBC का, और ये भी 3 साल के लिए इसकी मान्यता रहती है। और OBC की कैटेगरी, खास करके जो OBC के होंगे, केवल OBC कैटेगरी के, वो करेंट ईयर का बनवाएंगे। इसलिए जो OBC की कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, वो नया कोर्सेज कर रहे होंगे, तो वो जरूर करेंट ईयर का, या फिर हर साल अगर फॉर्म भरेंगे नए कोर्सेज में, तो वो करेंट ईयर का मतलब कि इसी साल का बनवाएंगे जिस साल में वो एडमिशन ले रहे हैं। चौथा आता है निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये कई जगह नहीं लगता है, लेकिन ये भी मांग लिया जाता है, कभी कभी आपके ऑप्शन रहते हैं स्कॉलरशिप में भी, तो इसको भी आप इन दोनों के तरीके से आजाद के तरीके से इसको भी अपना निवास सर्टिफिकेट भी वहीं से आपका बनता है, उसको भी बनवा लेंगे। 3 साल के लिए ये भी वैलिड रहता है। हालांकि ये जो निवास सर्टिफिकेट होता है, ये तो हमेशा के लिए, इसलिए कि भाई आपका निवास तो चेंज होगा नहीं, तो ये हमेशा के लिए भी रहता है, तो निवास का ज़्यादा
ज़्यादा यूज नहीं होता है, वो एक बार आप बनवा ले रहे हैं तो उसके बाद से आप ना भी बनवाएं, अगर आपका जैसे कि मान लीजिए वही चलता रहेगा, रेगुलर वही चलता रहेगा। उसके बाद से है पाँचवा आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आधार कार्ड तो सभी बच्चों के पास है, लेकिन आधार कार्ड में कोई भी डाटा आपको इनकरेक्ट, कोई भी आपका डाटा इनकरेक्ट नहीं रहना चाहिए। उसके बावजूद स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ये तो नहीं रहना चाहिए। उसके बावजूद आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर, जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानते होंगे, जो नए बच्चे हैं, नए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि आधार कार्ड से आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहना चाहिए। वो मोबाइल नंबर आपके पास रहना चाहिए, ये नहीं कि वो सिम गुम हो गया है, कहीं और चला गया है, तब काम नहीं चल पाएगा। छठा है बैंक अकाउंट, बैंक पासबुक। देखिए ये सबसे ज़रूरी है, इस पर मैं अभी एक विशेष चर्चा भी करूंगा NPCI को लेकर के कि क्यों बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाती है, फंस जाती है। बैंक आपके पास, जाहिर सी बात है कि आपके पास एक बैंक पासबुक रहना चाहिए, जेन्युइन सा बैंक रहना चाहिए, उसका अकाउंट ओपन रहना चाहिए, सारी चीज़ें रहनी चाहिए। NPCI के बारे में अभी हम बात करेंगे लास्ट में, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सातवां है कॉलेज फीस रसीद। जैसे कि आप कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, आप फीस वगैरह जमा कर देते हैं, तो कॉलेज की फीस लगती है कि कितना आपने फीस जमा किया है, किस तरीके के रूप में कितना फीस है, कब लगा है, और एडमिशन की डेट इसी में मेंशन की जाती है। जो आप फीस जमा करते हैं वही आपका एडमिशन का डेट होता है। इस सत्र में, जिस सत्र मान लीजिए कि आप इस बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं और इसमें इस बार आपका एडमिशन कब हुआ है, वो आपकी जो फीस रसीद रहेगी उसी में मेंशन की होगी जो डेट, वही आप डेट भरेंगे। उसके बाद से आठवां है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपकी एक, दो या फिर दो फोटो वगैरह लगती हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है पासपोर्ट साइज फोटो सभी के पास होगा, वो तो कहीं से बनवा लेंगे। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ई श्रम कार्ड, पैन कार्ड और NPCI। देखिए जो ई श्रम कार्ड है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है, हमारी स्कॉलरशिप हो सकता है इसी कारण से नहीं आई है। ई श्रम कार्ड का और स्कॉलरशिप से कोई लेन देन नहीं है। हाँ, ई श्रम कार्ड ये है कि मजदूरों के लिए है, तो जो बच्चे अभी एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो बच्चे ना बनवाएंगे तो बेहतर रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो ई श्रम कार्ड से स्कॉलरशिप का कोई वो नहीं है कि हाँ नहीं आएगी या फिर फंस जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो ई श्रम कार्ड ना बनवाएं तो बेहतर है। पैन कार्ड सभी बच्चों के पास रहना चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है। अगर आपका एज 18+ हो गया है तो आप पैन कार्ड बनवा लेंगे, कई जगह लगता है, लेकिन स्कॉलरशिप में पैन कार्ड की कोई वार्यता नहीं होती कि हाँ आपको पैन कार्ड लगाना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आखिरी चीज़ है, जो बैंक पासबुक को लेकर के, बैंक डिटेल को लेकर के है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिससे इस बार बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि फंस गई है, नहीं आ पाई है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, खास करके वो बच्चे, मान लीजिए कि आपका एक अकाउंट है, आपने उसको बंद करा दिया है, या फिर वो चालू हुई है, आपने दूसरा अकाउंट भी कहीं ओपन करा लिया है। अब देखिए जो आपकी स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाएगी आपके आधार पेमेंट, APBS, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम से भेजी जाती है। वो आपकी जो राशि भेजी जाएगी वो पिछले जो आपका पहला अकाउंट खुला होगा, आधार कार्ड से लिंक होगा, उसी में भेजी जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने तो फॉर्म में जब फॉर्म फिलअप किया है तो अपना नया वाला अकाउंट दिया है, लेकिन नया वाला दिया है तो जाहिर सी बात है, आपने नया वाला दिया है तो नया वाले में आना चाहिए, लेकिन नए वाले में नहीं आएगा, आपका जो पुराना अकाउंट होगा उसमें आएगा। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपने पुराना अकाउंट ओपन कराया और उसमें लेन देन नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ऐसे ब्लॉक हो जाता है, और नया अकाउंट खुलवा करके नए फॉर्म में भर देते हैं कि हाँ ये मेरा अकाउंट है, इसमें पैसा आएगा। लेकिन जब APBS के थ्रू NPCI कनेक्ट करके पैसा भेजा जाता है, वो आपके पुराने अकाउंट में भेजा जाता है, और आपका पता चले कि पुराना अकाउंट ब्लॉक है, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, उसमें पैसा नहीं जा पा रहा है, तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। जिससे इस बार लगभग 30 से 40% बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि इसी कारणवश फेल हुई थी। मेरे पास 3-4 स्टूडेंट हैं जिनकी इसी कारणवश NPCI के थ्रू ही, मतलब जो पेमेंट APBS के थ्रू पेमेंट भेजा गया था और NPCI के द्वारा ही रिजेक्ट कर दिया गया कि हाँ आपका बैंक जो है वो आप ये ट्रांजैक्शन नहीं ले पाएगा, ये पैसा नहीं ले पाएगा। एक बैंक में उन्होंने दूसरा अकाउंट खुलवाया था, दूसरा फॉर्म में दूसरा अकाउंट भरा था और पिछले अकाउंट में पैसा आया था। इसमें देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि सोल्यूशन क्या है। मान लीजिए कि आपका 2 अकाउंट हो गया और आपने पिछला अकाउंट बंद करा दिया है, या फिर आप उसमें ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करते हैं, अपने फॉर्म में नया अकाउंट ओपन करा लिया है, तो इसका सोल्यूशन से थोड़ा सोल्यूशन है कि आप बैंक में जाएंगे। देखिए जो आप जाएंगे NPCI के बारे में कहेंगे तो उनको भी मालूम नहीं होगा कि ये क्या होता है, कैसे सारी, आप डायरेक्ट मैनेजर से कंटेक्ट करेंगे, कहेंगे कि ये मेरा जो पुराना अकाउंट है, मैंने एक नया अकाउंट ओपन करा लिया है, इस अकाउंट से हमें आधार कार्ड को NPCI को रिजेक्ट कराना है। अर्थात अपना आधार कार्ड, पहले आप अकाउंट क्लोज नहीं कराएंगे, पहले आप आधार कार्ड उससे रिजेक्ट कराएंगे कि हाँ मेरा आधार कार्ड जो लिंक है वो हट जाए। उसके बाद से आप क्या करेंगे, जब आधार कार्ड हट जाएगा तो ऑटोमेटिक, जब आपका आधार कार्ड हट जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका NPCI जो है वो भी क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से यही इसका सोल्यूशन है। आप जा करके आधार कार्ड को अपने बैंक से अकाउंट से रिजेक्ट करा लेंगे तो आपका NPCI भी क्लोज हो जाएगा, और जो नया अकाउंट आपने खुलवाया होगा उसमें जाकर के आधार कार्ड का NPCI ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और हो सकता है कि कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे तो वो भी सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।